किसी गांव में चंदन और कर्मा नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों का विवाह हो चुका था। चंदन बड़ा था और कर्मा छोटा था। चंदन बड़ा ही चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था, लेकिन उसका छोटा भाई कर्मा बड़ा मेहनती और सीधा सज्जन व्यक्ति था। दोनों भाइयों को हिस्से में बराबर बराबर जमीन मिली थी, लेकिन जब भी फसल कटती थी तो चंदन के खेत में जितना अनाज निकलता था उससे दुगना कर्मा के खेत से निकलता था। यह देखकर चंदन जल भून जाता था। चंदन के खेत में कम अनाज निकलने का कारण था उसका घुमक्कड़ स्वभाव। वह अक्सर घूमने फिरने में अपना ज़्यादा समय बिताता था, कभी इस नेता के पास तो कभी उस नेता के पास, कभी इस गांव में पंचायत तो कभी उस गांव में पंचायत, कभी यार दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली, कभी दिन भर बैठकर ताश पत्ता खेलता रहता। वह अपनी फसल की ठीक से देखभाल नहीं करता था, ना ही उसकी समय पर निराई गुड़ाई हो पाती थी, ना समय पर फसल को पानी देता था। और यही कारण था कि उसकी फसल उसके छोटे भाई की अपेक्षा बहुत कम पैदावार देती थी। मित्रों, विद्वानों ने एक बात कही है कि गौ सेवा, स्त्री विद्या, सज्जन पुरुषों से मेल मिलाप, बालक व्रत और खेती अगर ठीक से देख रेख नहीं की गई तो ये नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इनकी क्षण भर की भी अनदेखी ना करे। दूसरी बात धन के विषय में कही गई है कि धन मनुष्य के पास तभी संग्रह हो पाता है यदि वह इन चार बातों को अपने जीवन में ध्यान में रखता है। पहली बात, धन की उत्पत्ति हमेशा शुभ कर्मों से ही होती है। दूसरी बात, प्रतिभा से धन की वृद्धि होती है। तीसरी बात, चतुर से धन आपके पास जड़ जमा लेता है। चौथी बात, और समय पर उसकी देखभाल करते रहने पर वह आपके यहाँ सदैव सुरक्षित रहता है। मनुष्य के जीवन में उन्नति के ये 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। पहला है उद्योग अर्थात व्यवसाय, दूसरा है संगम अर्थात मिलजुल कर काम करना, तीसरा है दक्षता अर्थात होशियारी के साथ काम करना, चौथा है धैर्य, इसका मतलब है गंभीरता पूर्वक, जल्दीबाजी में या हड़बड़ी में नहीं। पांचवा है स्मृति अर्थात याददाश्त, अगली पिछली गलतियों को याद रखना और उनसे सीख लेना। छठवा है सोच विचार कर कार्य आरंभ करना। ये उन्नति के 6 मूल मंत्र बताए गए हैं। और दोस्तों, आपको एक और महत्वपूर्ण बताता हूँ, अगर जीवन में कभी धनहीन नहीं होना चाहते हो तो ये 6 कामों को और ध्यान में रखना। पहला, कभी नशा का सेवन मत करना। दूसरा, नींद को जीत कर रखना। तीसरा, जरूरी बातों को जानकारी रखना। चौथा, अपने आँख, मुंह और कानों को विकारों से बचा कर रखना। नंबर 5, दुष्ट यार और दोस्तों और संबंधियों पर भरोसा करके मत चलना। नंबर 6, मूर्ख बेटे को कोई जिम्मेदारी मत सौंपना। अगर इन बातों को आपने जीवन में ठीक से अपना लिया तो ना तो आप कभी पैसों के लिए दुखी रहेंगे और ना ही किसी तरह की मुसीबत में पड़ोगे। चंदन और कर्मा दोनों भाई एक ही समय पर खेत में बीज बोते थे, पर जब फसल कटती थी तो चंदन का अनाज उसके छोटे भाई से बहुत कम निकलता था। यह देखकर चंदन और उसकी पत्नी दोनों की छाती जल जाती थी। दर्शक बंधु, मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा है, जानते हो क्या? सबसे बड़ा रोड़ा होता है दूसरे की तरक्की से जलना। जब आदमी दूसरे की तरक्की को देखकर जलता है वह अपनी उन्नति करना भूल जाता है। फिर तो वह दूसरे की तरक्की को रोकने में अपना सारा समय, सारी बुद्धि, सारा पैसा खर्च करता है। चंदन ने सोचा कि छोटा भाई अपने खेत में बहुत मेहनत करता है, इसीलिए उसके खेत में मुझसे ज़्यादा अनाज पैदा हो जाता है। क्यों ना मैं छोटे भाई के साथ मिलकर साझा में खेती करूं। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो मुझे काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और दूसरा अनाज भी मुझे बहुत सारा मिल जाएगा। यही सोचकर चंदन एक दिन कर्मा से बोला, देख भाई, मैं तुझे एक सुझाव देता हूँ, इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा। अभी तक हम दोनों अकेले अकेले खेती करते आए हैं, क्यों ना हम दोनों लोग शामिल में फसल उगाएं। कहते हैं एक अकेले राह चलने से अच्छा है 2 लोग, 4 को मिलकर खेती करना अच्छा है, 5 को मिलकर भोजन करना अच्छा है, अनेक को मिलकर युद्ध लड़ना अच्छा है।
ऐसा करने से कार्य आसान और जीवन में परम आनंद की अनुभूति होती है। तुम भी अपने खेत में अकेले लगे रहते हो और मैं भी, इसीलिए हम काम को समय पर नहीं कर पाते हैं। यदि दोनों लोग मिलकर करेंगे तो कार्य जल्दी भी हो जाएगा और समय पर पूरा हो जाएगा। बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई बोला, भाई अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से हम दोनों शामिल में ही खेती करेंगे। इससे अच्छी बात क्या होगी। मिलजुल कर काम करने से काम आसान भी हो जाएगा और भाई भाइयों में प्रेम और सौहार्द बना भी रहेगा। छोटा भाई बड़ा भोला था, वह साथ साथ खेती करने को तैयार हो गया। इधर जब बरसात का मौसम आया तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया चलो चलकर खेत की जुताई कर लें, बारिश के बाद हम अपने खेतों को समय पर बो देंगे। बड़ा भाई बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, खेतों की जुताई होनी चाहिए। चलो तुम तब तक खेतों पर पहुँचो, मैं तब तक दूसरे गांव में होकर आता हूँ, वहाँ एक ज़रूरी काम है। इस प्रकार बहाना बनाकर वह तो घूमने के लिए चला गया और छोटा भाई बेचारा खेतों की जुताई करने चला आया। चंदन इधर शाम को जब लौट कर आया तो तब तक छोटे भाई ने खेतों की सारी जुताई कर दी थी। इसी तरह खेतों को बोने का समय हुआ तो छोटे भाई ने फिर अपने भाई से कहा कि भाई चलो अब हम अपने खेतों की बुआई कराएं। बड़े भाई ने फिर बहाना बनाया और बोला, छोटे आज मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, तुम चलो, मैं अभी मीटिंग में होकर आता हूँ। छोटा भाई फिर अकेला ही चल पड़ा और खेतों को वह बो आया। चंदन जब लौट कर आया तब तक खेतों की पूरी बुआई हो चुकी थी। कर्मा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, किसी जरूरी काम से जाता होगा, वह बेचारा अकेला ही पूरे दिन खेत में लगा रहता था। इस प्रकार जब भी खेत में काम करने का समय आता, चंदन कोई न कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाता था। खेतों की निराई गुड़ाई और सिंचाई का काम छोटे भाई कर्मा को ही अकेले करना पड़ता था। वह अत्यंत सीधा होने के कारण अपने भाई से कुछ कह भी नहीं पाता था और वह भाई काम से हमेशा जी चुराता रहता था। मित्रों उसके काम में हमेशा कमियां निकालता रहता था। धीरे धीरे इधर जब फसल पककर तैयार हुई तो फसल काटने के समय पर भी चंदन खेत पर नहीं पहुंचा और उस बेचारे को फसल भी अकेले ही काटनी पड़ी। फसल उठाकर तैयार हुई। छोटे भाई ने सारा अनाज निकालकर घर में लाकर रख दिया। फसल बहुत अच्छी हुई थी, इसीलिए अनाज भी बहुत सारा निकला। छोटा भाई अनाज को घर में रखकर अपनी ससुराल चला गया। कोई बहुत ही जल्दी काम था, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया। सोचा जब लौट कर आएंगे तो अनाज का बंटवारा कर लेंगे। इधर अनाज को देखकर चंदन की नीयत खराब हो गई। उसके मन में बेईमानी करने का लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि छोटा भाई अभी अपने ससुराल गया है, क्यों ना इस अनाज में से 2-5 बोरे भरकर अपने घर में रख लिया जाए। जब बंटवारा होगा तो आधा आधा अनाज फिर मिल जाएगा। चंदन ने इस बात का मशवरा अपनी पत्नी से लिया, परंतु चंदन की स्त्री और भी ज़्यादा दूध किस्म की स्त्री थी। उसने कहा, जी इसमें से आधा अनाज ही क्यों, सारा अनाज बोरे में भरकर ले जाओ और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही मेरे भाई का घर है, ये अनाज तुम उसके घर में रख आना। जब तुम्हारा छोटा भाई आएगा तो उससे कह देंगे कि अनाज को किसी ने चुरा लिया। मित्रों पत्नी का सुझाव चंदन को खूब भाया। कहने लगा, अरे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली। मित्रों अब तो उस धूर्त चंदन ने अपने साले की मदद से रात में वह सारा अनाज भरवाकर अपने साले के घर पहुंचा दिया और एक कमरे में बंद करके वहां से ताला मार दिया। इधर 2 दिन बाद जब उसका छोटा भाई कर्मा अपने ससुराल से लौटकर आया तो उसने देखा कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। वह एकदम से घबरा गया। इधर चंदन ने सुना कि उसका छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ ससुराल से आया है तो उससे बहाना बनाने के लिए, उसे समझाने के लिए अभिनय करता हुआ आंखों में नकली आंसू लेकर भाई के घर पहुंच गया। छोटे भाई ने पूछा, भाई पूरा अनाज कहाँ चला गया? मैं तो काट कर यहीं रख के गया था। तो चंदन रोने का बहाना करते हुए बोला,
भाई मुझे लगता है सारे अनाज को रात में चोर चुरा कर ले गए। हाय अब क्या होगा पूरी साल। अब हम दोनों अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। इसी बात को सोचकर मैं रो रहा हूँ। चोरी की बात सुनकर छोटा भाई भी बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा कि बड़ी मेहनत से मैंने अनाज उगाया था। 2 दिन के लिए मैं ससुराल क्या चला गया, कोई हमारे अनाज को ही चुरा ले गया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। बड़ा भाई बोला, भाई जो होना था सो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं। अब जैसे भी हो बच्चों को पेट तो पालना ही पड़ेगा। मैं अपने ससुराल से थोड़ा अनाज मांग लाऊंगा, कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। तुम भी अपने ससुराल से मदद ले लो। इस प्रकार छोटे भाई को दिलासा देकर चंदन अपने घर लौट गया और आकर अपनी पत्नी के सामने बड़ा प्रसन्न होता है। कहने लगा, भाग्यवान अपना तो अब काफ़ी दिनों तक का गुजारा हो गया है। 1-2 साल तक अब हमें कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैठकर आराम से मौज उड़ाएंगे। छोटा भाई अपनी सोचे कि वह क्या करेगा। मित्रों, चंदन ने कर्मा से अपने खेत भी अलग कर लिए। इधर कर्मा बड़ा चिंतित था, अब वह क्या खाएगा और क्या क्या परिवार को खिलाएगा। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि देखो, चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखिए। जब उसने मुंह बनाया है तो कहीं ना कहीं से खाने को भी देगा। कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके से अनाज मांग लाती हूँ, तब तक हमारी अगली फसल भी तैयार हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने घर के बाहर जो छोटा सा खेत बंजर पड़ा है उसकी खुदाई करके उसमें सब्जियां लगा दो। सब्जियां तैयार हो जाएंगी तो बाजार से मोल नहीं लाने पड़ेंगी। पत्नी की बात सुनकर कर्मा ने कुदाल उठाई और बंजर खेत को खोदने के लिए चल दिया। खुदाई का कार्य शुरू किया गया। खोदते खोदते उसकी कुदाल एक पत्थर से टकराई। उसने पत्थर को हटाने के लिए उसकी और गहराई से खुदाई की। मित्रों, जब उसने पत्थर हटाया तो उस पत्थर के नीचे उसे सोने के सिक्कों से भरी एक हांडी मिली। वह उस हांडी को निकालकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। सोने के सिक्कों से भरी वह हांडी जब उसने अपनी पत्नी को दिखाई तो पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हुई और बार बार भगवान का आभार प्रकट करने लगी। कहने लगी, धन हो प्रभु, अगर किसी का एक मार्ग बंद हो जाता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा उसके लिए कई मार्ग और खोल देता है। यदि आज ये चोरी ना हुई होती तो ना तुम उस बंजर जमीन को खोदने को जाते और ना यह हांडियाँ हमें मिलती। सच कहा है किसी ने, अगर भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गया हुआ, चोरी हुआ, खोया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। अगर भाग्य विपरीत हो तो मिलकर भी चला जाता है। अब तो कर्मा और उसकी पत्नी और बच्चे बड़े सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ सोने के सिक्कों को बेचकर उसने अपने घर में उपयोग की सारी वस्तुएं खरीद कर रख ली। अनाज भी बहुत हो गया था। उनके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। इधर धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। उधर चंदन की पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। भैया के घर में जो धान रखे हैं उन्हें ले जाकर मंडी में बेच आओ और बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाना और मेरे लिए नए कपड़े और जेवर बनवा लाना। चंदन ने कहा, हाँ प्री, तुम ठीक कहती हो, धान तो हम बेच ही देंगे। मुझे लगता है हमें और थोड़े दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। अगर छोटा भाई देखेगा कि मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र और आभूषण लाया हूँ तो सोचेगा कि इसके पास तो धन ही नहीं था, कहाँ से ले आया, तो वह समझ जाएगा। और स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि जब तक वह अपने आभूषणों को किसी को दिखा नहीं लेंगी तब तक उन्हें भी चैन नहीं पड़ता। इसीलिए थोड़े दिन का और इंतजार कर लो। मित्रों, इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को समझा दिया। धीरे धीरे फिर कुछ महीने बीत गए। एक दिन चंदन की पत्नी ने ज़्यादा ही जिद की तो चंदन वह अनाज बेचने के लिए तैयार हो गया। वह बैलगाड़ी लेकर अपने साले के घर पहुंचा। जिस कमरे में वह अनाज बंद था उसमें ताला लगा हुआ था। चंदन ने अपने साले से कहकर ताला खुलवाया। अब से पहले उस कमरे को कभी खोला नहीं देखा गया था। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो
कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर चंदन हैरान रह जाता है। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं रहती है। उसने देखा कि कमरे में हजारों की संख्या में चूहे थे। दान का एक भी दाना चूहों ने साबित नहीं छोड़ा था। पूरे कमरे में दान की भूसी ही भरी पड़ी थी। यह देखकर चंदन सिर पकड़कर बैठ गया। चूहे उसका सारा अनाज खा गए थे। उसको पश्चाताप हो रहा था कि भाई के हिस्से की बेईमानी करके उसने अच्छा काम तो नहीं किया। भाई के हिस्से के साथ साथ चूहे उसके हिस्से भी खा गए। किसी ने सच कहा, बेईमानी का धन कभी नहीं फलता है। परमात्मा कहीं ना कहीं उसका हिसाब जरूर ले लेता है। यदि तुम किसी का खाओगे तो कोई तुम्हें भी खा जाएगा। किसी के सीधे होने का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सीधे सज्जन लोगों की मदद हमेशा परमात्मा करते हैं। चंदन आज बड़ा ही दुखी होता हुआ अपने घर लौट गया और पत्नी को सारी बात बताई कि प्री, हमने अपने छोटे भाई की बेईमानी की, उसका नतीजा हमें मिल गया। हमारा सारा अनाज चूहे ने खा लिया। अब हम क्या करेंगे? हमने तो अब तक कर्ज मांग मांग कर अपने सिर पर खूब चढ़ाया, खूब मौज उड़ाई। सोचा था अनाज बेचकर चुका देंगे। अनाज का एक दाना भी चूहे ने हमारे लिए नहीं छोड़ा। अब कहाँ से हम कर्जा चुकाएंगे और कहाँ से बाल बच्चों को खिलाएंगे? मित्रों, अब तो चंदन की जिंदगी में एक एक दाने का अभाव हो गया। भूखों मरने की नौबत आ गई। कर्जा मांगने वाले उसके द्वार को घेर खड़े रहते थे। घर में राशन तक नहीं था जो अपनी पत्नी को और बच्चों को खिला पाता। भाई का हिस्सा मारने का उस पर ऐसा लगा कि भोजन वस्त्रों का भी अभाव हो गया। भीख मांगने पर भी उसे कोई नहीं देता था। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चंदन ने और उसकी पत्नी ने आपस में विचार किया कि हमने तुम्हारे भाई की बेईमानी करके बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान ने उसी की हमें सजा दी है। हमें चलकर साफ साफ बता देना चाहिए और अपने किए की उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह दोनों पति पत्नी लाचार होकर कर्मा के घर में चले गए। उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। उसे सारी बात बताई कि भाई, हम तुम्हारे अपराधी हैं। वह अनाज चोरों ने नहीं, हमने ही चुराया था। लेकिन वह चोरी का दंड भगवान ने हमें बहुत अच्छा दिया है। चुराए गए अनाज का एक एक दाना चूहे खा गए। हम अपनी गलती की क्षमा मांगने आए हैं। आज हमारे बाल बच्चे भूखे हैं। भोजन वस्त्रों का बहुत बड़ा संकट है। भाई, हमें क्षमा कर दो। मित्रों, अपने बड़े भाई और अपनी भाभी को गिड़गिड़ाता हुआ देखा तो कर्मा ने उठाकर उन्हें सीने से लगा लिया और कहा, भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं, वह भूखे नहीं मरेंगे। कर्मा ने उन्हें 4 सोने के सिक्के लाकर दिए और कहा, भैया तुम इन सिक्कों को बेचकर बाजार से खाने के लिए कुछ अनाज और वस्त्र ले आओ। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही काफ़ी है। छोटे भाई की दया देखकर वह और भी ज़्यादा लज्जित हुए। मित्रों, उन्हें उनकी करनी का दंड मिल चुका था। वह समझ गए थे कि भाई के धन की बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए। भाई का हिस्सा खाने वाले को भगवान बहुत बुरा दंड देते हैं। आपने रामायण में सुना होगा कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव को उसके धन और राज से वंचित कर दिया था। राम ने बाली को मारकर उसे दंडित किया और सुग्रीव को बाली का पूरा राज्य सौंप दिया। रावण ने भी अपने भाई विभीषण को लात मार के घर से निकाल दिया था। परिणाम तो आप सबको पता ही है। विभीषण को ही लंका का राज्य मिला। कौरवों ने भी पांडवों का हिस्सा नहीं देना चाहा। परिणाम क्या हुआ? सबके सब मारे गए और धर्मराज पूरे राज्य के राजा बने। भाई का हिस्सा खाने वालों का सदा सर्वनाश ही हुआ है। इसीलिए भाई का हिस्सा कभी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।